हेलो। आज हम सिलेबस में किस जगह हैं पहले यहाँ से आपको बताते हैं। हम यूनिट 6 जो आपके सामने दिख रहा है, यूनिट 6 जो 3 ग्रेट पोइट्स हैं, विक्टोरियन एज के हैं ये तीनों के तीनों। यूनिट 6 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक 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 हमने पढ़ी थी। उसके बाद एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव थी। चॉइस दे रखी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और इसमें इसलिए हमने इस वाली पोएम को छोड़ दिया क्योंकि हमने ब्रेक 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 पढ़ लिया। दूसरी है मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच, जिसे हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया। और आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की लास्ट राइड टुगेदर पढ़ेंगे। एक बार फिर बता दूं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन तीनों को ही ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है विक्टोरियन एज का। इसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन तीनों पोइट्स के आने के जो अंतराल है उसमें इस एज में क्या क्या चेंजेस हुए। विक्टोरियन युग के बारे में मैंने आपको कल स्लाइड में काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन धीरे धीरे जो विक्टोरियन एज ढलान की ओर बढ़ रहा था, तो उस ढलान के दौर में उसमें चेंज होने लगे। अबाउट द एज लिखा हुआ है, द होल एज में बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द पीसफुल एजेस। ब्रिटेन के इतिहास में इसको सबसे शांतिपूर्ण दौर माना जाता है, जब ब्रिटेन का किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ कई वर्षों तक। और इसीलिए ब्रिटेन में काफ़ी शांति और समृद्धि का दौर रहा, व्यापार तेजी से पनपने लगा। इतना अधिक विकास हुआ इस दौर में कि आपको बताया था ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851, महारानी विक्टोरिया ने अपना एक शानदार प्रदर्शनी लगवाई थी 1851 में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कुछ बुराइयां भी थी, इविल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये नज़र आनी शुरू हो गई थी। बुराइयां हर चीज़ अपने साथ लेकर के आती। औद्योगिक क्रांति में अंधाधुंध विकास के पीछे जब ब्रिटेन के लोग दौड़ रहे थे, उस दौर में जो परिवर्तन उनके बाद समाज में उसकी जो बुराइयां, जो इविल्स नज़र आने लगी, अब लास्ट लास्ट में नज़र आने लगी थी, जिसकी वजह से इस युग का इंसान धीरे धीरे अब एक निराशा की तरफ बढ़ने लगा, गहरी निराशा। ईश्वर में आस्था टूटने लगी थी लोगों की। विज्ञान ने, अत्यधिक विज्ञान की आस्था ने जो है ईश्वर के प्रति लोगों को काफ़ी निरासक्त बना दिया था। डार्विन एंड हिज स्कूल, चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको बताई थी, इस युग में प्रकाशित हुई थी, जिसने गॉड और बाइबल, इन दोनों से लोगों का विश्वास हटा दिया था। हार्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद ने भी एक तरह से इस युग को अत्यधिक मशीनीकृत कर दिया था। इसलिए विक्टोरियन युग जो है वो एक अलग किस्म का युग हमको नज़र आता है। मॉडर्न एज से पहले, आधुनिक युग से ठीक पहले विक्टोरियन युग जो है अपनी कई बुराइयों को लेकर हमारे सामने मौजूद था। मोरालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर था इस युग के लोगों का। इस युग की जो सरकारें थी, नैतिकता का आदर्श देती थी। नैतिकता परिवार में, समाज में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मोरालिटी के खिलाफ जाए, नैतिकता के खिलाफ वो कुछ भी सहन नहीं कर सकते थे। और बाद में इस हद से ज़्यादा नैतिकता के जोर ने ही इस युग को पतन की ओर धकेला। ये फिर दोबारा वही बात हो रही है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब 1859 में आई थी। ये पॉइंट नोट करने वाला है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की ये किताब विकासवाद का सिद्धांत जिसने दिया था, और इसी से प्रभावित होकर के इस युग के जो ग्रेटेस्ट पोइट थे टेनिसन की ये इन मेमोरियम नामक एक एलेजी लिखी गई थी। यानी कि जीवन के हर पक्ष पर, हर जगह इस युग में साइंस और यूटिलिटेरियनिज्म का प्रभाव था, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक निराशा लोगों के अंदर घर करती जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक जगमगाते हुए इस नक्षत्र की भांति रॉबर्ट ब्राउनिंग एक अकेले ऐसे पोइट नजर आते हैं जिनके अंदर कूट कूट कर आशावाद भरा हुआ था। रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी कवि कहा जाता है। उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए हमारे पास ये तो स्लाइड है, और इस स्लाइड के ज़रिए हम ज़्यादा इनको बेहतर जान पाएंगे। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, और उस साधारण परिवार में रहते हुए इनकी जो शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी ठीक ठाक हुई थी। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में गिनती होती है इनकी भी, लेकिन बौद्धिक किस्म के आदमी थे, इंटेलेक्चुअल किस्म के ये इंसान थे। और इनका वो रुझान, जो इंटेलेक्चुअल रुझान है, इनकी पोइट्री में हमको साफ साफ नज़र आता है। जितने भी इनके पोएम्स हैं सब इंटेलेक्चुअल पोएम्स हैं। इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया 1845 में, जब इनकी शादी एलिजाबेथ बैरेट से हुई। एलिजाबेथ बैरेट से शादी करने के बाद इनका जीवन काफ़ी संयमित हो गया और बहुत अधिक समर्पित अपनी पत्नी के प्रति रहते थे। इनकी जो बेहतरीन लव पोएम्स हैं वो इसी दौर की लिखी गई। 1845 के बाद की जो पोएम्स हैं इनकी, इनकी बेहतरीन लव
पोएम्स मानी जाती हैं, और इसीलिए आगे हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोइट्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर माना जाता है। ग्रेटेस्ट लव पोइट्स में इनकी गिनती होती है, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो काफ़ी दुखी और उदास रहने लगे। इनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी थी, पत्नी की मौत के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जिए। उसके बाद की इनकी जो कविताएं हैं वो ईश्वर को समर्पित हैं। उनमें एक ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आती है हमको इन पोएम्स में, जो इन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद निराशा अवसाद के दिनों में भी ईश्वर के प्रति अपने आस्था को, विश्वास को बरकरार रखा था। इसलिए इनको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। इनके मेजर वर्क्स में देखिए, मैन एंड वीमेन 1853 में, ये इनकी इस किताब ने इनको काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। मैन एंड वीमेन में उन्होंने अपने समय के जो मुख्य मुख्य लोग हैं उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की। मैन एंड वीमेन के ज़रिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को ट्री किया है सामने। रिंग एंड द बुक इतनी इंपॉर्टेंट चर्चित बुक नहीं है इनकी किताबों की जो लिस्ट है आपको आगे हम बताएंगे। पोरफायराज लवर, माई लास्ट डचेस, इनकी जो शॉर्ट पोएम्स हैं बहुत पॉपुलर रही हैं, मैन एंड विमेन नामक जो संग्रह से ली गई हैं। इनमें पोरफायराज लवर अजीबोगरीब ड्रामेटिक मोनोलॉग है। माई लास्ट डचेस फरारा, हबीब एंड इजरा, ये इनकी बेहतरीन चुनी हुई कविताएं हैं जो इस संग्रह में से प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा एवलिन होप, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, डेथ इन द डेजर्ट, अ कैवेलियर सॉन्ग एंड वुमेन्स लास्ट वर्ड, ये इनकी जो प्रसिद्धि आज लिटरेचर में है उसको उसकी वजह रही है ये पोएम्स। फैराज लवर एक अजीबोगरीब पोएम है। मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग जब आपको बताना शुरू किया था तो उस समय इसकी स्टोरी बताई थी कि कैसे एक पोरफायरा का जो लवर है वो अपनी पत्नी, अपनी बिलव्ड की प्रेमिका की हत्या कर देता है। लेकिन इस पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसके अंतर्मन में झांकने की कोशिश हुई है कि ऐसा करते समय आखिरी वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। माई लास्ट डचेस सबसे ज़्यादा चर्चित मानी जाती है इनकी। माई लास्ट डचेस, जिसमें एक ड्यूक है, एक राजा है, अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद दूसरी शादी करने जा रहा है और वो दूसरे राजा की जो दूत है उसको संदेश भिजवा रहा है। इस तरह से वो अपनी लास्ट डचेस के बारे में उस राजदूत को बताता है जो उसके घर आया हुआ है, रिश्ता लेकर के आया है। दिखाना चाह रहे हो अलमारी में से उसकी फ़ोटो दिखा करके मेरी पत्नी कैसी थी, और हिंट करता है बीच बीच में कि वो उससे दुखी था और उसने किस तरह से उसकी हत्या की। जबकि फरारा जो एक बहुत ही सभ्य महिला थी, लेकिन ड्यूक को उसके आचार विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल स्टडी है जो इसकी पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जितनी भी कविताएं हैं जिसमें एक एक कैरेक्टर को उठा करके लाते हैं, वो साइकोलॉजिकल स्टडी मानी जाती हैं ये। हम इनके जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे वे कौन कौन सी हैं। जो आपको नोट करके रखनी है, वर्क्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अभी मैंने आपको जो पोएम्स बताई थी वो तो छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संग्रह है इनके याद रखने लायक, पैओलिन इनका शुरुआती सबसे पहला जो वर्क माना जाता है। 1833 में इन्होंने शुरुआत की थी अपने कैरियर की। 1833 से 1840 के 7 सालों में ये जो है भटकते रहे इधर उधर, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारे इन्होंने। लिटरेचर में इनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो पाया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम बेल्स एंड पोमेग्रेनेट यानी 1841 में इन्होंने जो 1841 से 46 के बीच जो कविताएं लिखी उनका संग्रह है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। इसकी कुछ बेहतरीन पंक्तियां, बेहतरीन कविताएं जो है वो आज लिटरेचर में शामिल की जाती हैं। ये वो दौर था जब इनकी शादी हो गई थी, विवाह के बाद इन्होंने बेहतरीन पोएम लिखी हैं। ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स 1845 का, जिसमें उन्होंने बेहतरीन कैरेक्टर्स को उठाया है। और मैन एंड वीमेन, इसमें उन्होंने उन कैरेक्टर्स की स्टडी की है उनकी। ड्रामेटिस पर्सने 1864 का, ये इनका लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। इसके बाद उन्होंने हालांकि काफ़ी कुछ लिखा है लेकिन इतना चर्चित वो सब नहीं हो पाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं में वो बेहतरीन कविताएं छुपी हुई हैं जिनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को बेसिकली जाना जाता है उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से। ऑथर के बारे में जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि उनकी जो अभी वर्क हमने देखे थे यहाँ पर, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स और पिपा पावा अकेला ऐसा नाटक है जो काफ़ी चर्चित रहा है। नाटक उन्होंने काफ़ी लिखे लेकिन प्रचलित नहीं हुए वो ज़्यादा। पिपा पासिस थोड़ा चर्चित नाटक माना जाता है इनका, इनको हम पढ़ चुके हैं। ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट। मैन एंड विमेन 1855 का, ये उनकी कुछ बेहतरीन चुनिंदा कैरेक्टर्स को उन्होंने पोर्ट्रे किया है। विमेन में उनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स का नाम आता है फ्रा लिप्पो लिप्पी
एंड्रिया डेल सार्टो और रब्बी बेन इजरा, ये 3 पोएम जो है इनकी बहुत ही मैच्योर पोएम्स मानी जाती हैं। अधेड़ उम्र में उन्होंने जो है अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ये लिखी हैं। इनमें जीवन का पूरा सार, पूरा निचोड़ इन्होंने निकाल करके रख दिया है। ये पोएम्स काफ़ी मैच्योर पोएम, काफ़ी फिलोसॉफिकल पोएम्स मानी जाती हैं, जो इनकी मेन एंड विमेन नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जिस विधा में पारंगत माने जाते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। आखिर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा इस टॉपिक में से। ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले माने जाते हैं, आखिर ये चीज़ है क्या? द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज यूज्ड बाय ब्राउनिंग विद अमेजिंग स्किल एंड सक्सेस। हालांकि ड्रामेटिक मोनोलॉग पहले भी लिखे जा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग को इसमें ग्रेट मास्टर माना जाता है। इन्होंने इस विधा को इसकी ऊंचाई तक पहुंचाया है। हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, dramatic monologue is dramatic because it is the utterance of empty characters and not of the himself. ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर अपने बारे में हमको बता रहा होता है, और जो कुछ भी वो बताता है आई करके फर्स्ट पर्सन में हमको बताता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो आई है ये लेखक नहीं है। वो आई करके फर्स्ट पर्सन में बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कहा। वहाँ पर जो उसका आई यानी कि मैं है, वो पोइट नहीं होता बल्कि कोई कैरेक्टर होता है। इसीलिए इस मोनोलॉग को ड्रामेटिक यानी नाटकीय कहा जाता है। एंड बिकॉज इन इट कैरेक्टर इज डेवलप्ड नॉट थ्रू एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पोइट। एक कैरेक्टर को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे समझते हैं? उसके डायलॉग्स के माध्यम से। वो क्या बोल रहा है, मंच पर खड़े होकर के वो क्या हमें समझा रहा है, बट थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिट थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर हिमसेल्फ। उसके मन में अपोजिट थॉट्स आते हैं, अपनी ही बात को काटता है, अपनी बात को सही साबित करता है। इस तरह से अपने अंदर एक द्वंद्व उसके चल रहा है। जैसे परफायराज लवर के अंदर द्वंद्व चल रहा है अपनी प्रेमिका की हत्या करने से पहले कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माई लास्ट डचेस फरारा में जो ड्यूक है, वो अपने ही अंतर द्वंद्व से जूझ रहा होता है। उसको मालूम है कि उसने गलत किया है, लेकिन उसको सही साबित करने की वो बेकार कोशिश कर रहा होता है। इस तरह से पूरा का पूरा नाटकीय तत्व इन पोएम्स में नज़र आता है, लेकिन नाटक नज़र नहीं आता, क्योंकि नाटक है ही नहीं। ये एक मोनोलॉग यानी कि एक डायलॉग है। एक आदमी अपने आप से बात कर रहा है और जो कुछ चल रहा है उसके मन के अंदर चल रहा है। इट इज़ अ मोनोलॉग। डायलॉग का उल्टा होता है मोनोलॉग। मोनो मतलब अकेला, लोगोस यानी भाषा। कोई अपने आप से बातचीत करता है तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। बिकॉज इट इज़ अ कन्वर्जेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल अपने आप से बात कर रहा होता है। मोनो मीन्स वन एंड लॉग मीन्स कन्वर्जेशन। फॉर्म इज ऑल्सो रेफर टू एज मोनोड्रामा। कई बार इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को मोनोड्रामा भी कह दिया जाता है। जितने भी पोएम्स आप पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। हालांकि आप तो एक ही पोएम पढ़ेंगे, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग की हर पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। The thoughts and emotions of the individual character are the actors and his soul in the stage. इस नाटक में असल में नाटक जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि थॉट्स एंड इमोशंस एक कैरेक्टर के मन के अंदर जो चल रहे होते हैं, केवल उन्हीं का जिक्र हो रहा होता है यहाँ पर। The speaker is placed in the most momentous or critical situation of his life. ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो कैरेक्टर हमें अपने बारे में बता रहा होता है, वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहाँ उसकी ज़िंदगी एक तीखा मोड़ लेने वाली है, वहाँ पर वो अपने आप से जूझ रहा होता है। और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इसमें माई लास्ट डचेस का बार बार जिक्र आता है। ये इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का माना जाता है। अब हम देखेंगे इनकी लिखी हुई जो पोएम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है। हम सीधे सीधे पोएम पर आते हैं। इनकी एक लव पोएम है, हमारे सिलेबस में है, वो है लास्ट राइड टुगेदर। लास्ट राइड टुगेदर, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें बताते हैं किस तरह से वो लंबे समय तक अपनी एक प्रेमिका को हाँ बुलवाने के लिए उसके पीछे पड़े रहे, उसको तरह तरह से रिझाया, लेकिन हर बार उसको जवाब ना में मिला। लेकिन वो इतना ऑप्टिमिस्ट है कि वो हर ना को भी हाँ समझ लेता है। अंत में जब पूरी तरह से हार चुका होता है, उस समय भी वो सिर्फ एक बात कहता है कि चलो ठीक है, मेरी ज़िंदगी सारी बेकार हो गई, मेरे सारे के सारे जो निवेदन हैं वो व्यर्थ हो गए, लेकिन कम से कम एक आखिरी चॉइस है उसकी, एक आखिरी इच्छा है उसकी कि वो बस एक बार अपनी बिलव्ड के साथ लास्ट राइड पर जाना चाहता है। द लास्ट राइड टुगेदर उसी मोमेंट की कहानी है। उस एक मोमेंट में उस पर क्या क्या बीतती है, उसके मन के अंदर किस तरह का द्वंद्व चल रहा होता है,
और उस द्वंद्व में वो किस तरह की भावनाओं को महसूस कर रहा होता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक मानी जाती है, लव पोएम्स में मानी जाती है। अधिकतर पोएम्स में हमें नेगेटिव विचार मिलते हैं, लेकिन इसमें हमको एक पॉजिटिव विचार मिलता है। इस तरह से उसने इसको बिल्ड किया है। देखिए पहला स्टैंजा, आप चाहें तो अपनी बुक में देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला स्टैंजा, आई सेटन डियरेस्ट सिंस इट्स सो। इससे पहले क्या हुआ कहानी में, इसके बाद क्या हुआ। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इसके पहले क्या हो चुका और इसके बाद क्या हुआ। हम उस पल में जी रहे होते हैं जिस पल के बारे में कैरेक्टर हमको बता रहा है। तो यहाँ पर इस कहानी में क्या हुआ पहले और बाद में क्या हुआ उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, आई सेड मैंने कहा, देन लंबी सांस से कहा ठीक है फिर, डियरेस्ट सिंस इट्स सो, ठीक है फिर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। सिंस नाउ लेंथ माई फेट आई नो, क्योंकि अपना किस्मत मैं जान गया हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है मैं पहचान गया हूँ, यानी कि मेरी किस्मत में तुम्हारा प्रेम नहीं। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि मेरा सारा का सारा प्रेम बेकार चला गया। इट डज नॉट अवेल एनीथिंग, अब इसका कोई फायदा नहीं है। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, और क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए ही पैदा हुई है। मैं ये जान चुका हूँ। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, क्योंकि ये सब मेरी माथे की लकीरों में, मेरी किस्मत में लिख दिया गया था पहले से ही, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरी किस्मत में ऐसा लिखा गया है तो फिर मैं पूरे दिल से उसे स्वीकार करूँ। इट मस्ट बी माई होल हार्ट राइजेस अप टू दिस, इसीलिए मैं आज अपने पूरे दिल से तुमको दुआ देता हूँ। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, मैं तुम्हारा नाम और जो तुम्हारा सम्मान है उसको पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे ना कहने को भी मैं पूरे दिल से तवज्जो देते हुए कहता हूँ। सिर्फ एक चीज़, टेक बैक द होप यू गेव, जो उम्मीदें तुमने मेरे दिल में जगाई उन्हें वापस ले लो एक बार। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, मैं सिर्फ उन यादों के सहारे जीना चाहता हूँ। आई क्लेम, मेरा दावा सिर्फ मेमोरी ऑफ द सेम, उन यादों के सहारे मैं जी लूँगा, बाकी जो उम्मीदें जगाई थी तुमने वापस ले लो। एंड दिस बिसाइड्स इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, और इसके अलावा एक और मेरी इच्छा है, अगर तुम बुरा ना मानो। दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम बुरा ना मानो, योरली फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, कि तुम बस एक बार मुझे लीव दे दो, परमिशन दे दो, मेरे साथ आखिरी राइड पर, एक आखिरी बार सफ़र पर, राइड पर चलो। सेकंड स्टेंजा में हमने, पहले स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से उसने अपनी हार को स्वीकार किया, अपने अंदर के अंतर्द्वंद को स्वीकार किया। फिर वो कहता है कि जैसे ही मैंने उसको आखिरी इच्छा अपनी बताई, उस एक पल में मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला होना था। अगर वो हाँ कह दे आखिरी इच्छा को तो वो बच जाए, और अगर ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होती तो फिर बचा क्या। अब जब कहता है वो, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, मेरी जो मिस्ट्रेस है, प्रेमिका है, माई मिस्ट्रेस बेंट द ब्रो ऑफ हर्स, उसने अपनी पलक को हल्का सा झुकाया, अपनी भौं को ताना, ठीक वैसा ही मुंह जब वो बनाती थी अक्सर। दोज डीप डार्क आईज वेर प्राइड डिमर्स, वो गहरी काली आंखें जहाँ खूबसूरती का गर्व, घमंड कह लीजिए, हर समय तना तना सा रहता है उसकी आंखों में। उन आंखों के ऊपर जो वो भवें हैं, उन भवों को जैसे ही उसने मेरी तरफ उठा करके तना, when pity would be softening through fixed me a breathing while or two, हो सकता है कि उसके अंदर की जो पिटी है, दुख, दर्द, शायद मेरे शब्दों के दर्द को शायद सुन करके सॉफ्टनिंग थो, उसके मन का जो गर्व है, घमंड है, वो थोड़ा सा हल्का पड़ गया। एंड लेकिन फिर भी उसने जब वो नज़रें फिक्स्ड मी, मुझ पर टिकाई, अब ब्रीथिंग वाइल टू, एक दो सांसें मेरी आई गई, उन एक दो सांसों के आने जाने में ऐसा लगा मानो पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस राइट, उन सांसों में लगा कि मेरी ज़िंदगी और मौत एक तराजू के पलड़े पर पड़ी है, अगले पल में कुछ भी हो सकता है। लाइफ और डेथ इन द बैलेंस राइट, द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, लेकिन जैसे उसने कहा कि ऑल राइट ठीक है, मेरे चेहरे पर द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, फिर से खून की लाली मेरे चेहरे पर जो सफ़ेदी छा गई थी वो हट गई, और फिर एक बार ज़िंदगी के निशान, ब्लड जो है पूरे सर्कुलेशन में आने लगा, दौड़ने लगा मेरी नसों में।
माई लास्ट थॉट वॉज लीस्ट नॉट वेन, कि कम से कम मेरा जो ये आखिरी ख्याल था ये बेकार नहीं निकला। यानी मैंने जीवन भर जो कुछ भी सोचा मुझे नहीं मिला, लेकिन ये आखिरी ख्याल मेरा काम कर गया। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, मैं और मेरी मिस्ट्रेस हम साइड बाई साइड बैठे हुए होंगे। शेल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइट, ये सोच करके मेरा मन बल्लियों उछल रहा है कि वी विल बी साइड बाई साइड, शेल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइड, हम एक साथ एक ही हवा में सांस ले रहे होंगे, एक ही बग्गी पर हम सवार होंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, चलो एक दिन और सही, अपनी ज़िंदगी को भुलावा देकर के मैंने इतने दिन बिताए, तो एक दिन और सही। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, एक दिन और मैंने अपने इस भुलावे को और खींच लिया। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, किसको पता दुनिया आज ही खत्म हो जाए, कल का दिन ही ना आए, मैं आज इस खुशफहमी में ही मर जाऊं, हो सकता है वो कहता है, और कल का दिन ही ना आए। हु से, इतना ज़्यादा आशावादी है वो। तीसरे स्टैंजा में कहता है, हश इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड ऑल बिलो वी बॉजम ओवरबोर्ड। तीसरे स्टैंजा में ये जो शुरुआत की जो दो लाइनें हैं, ये तुलना कर रहा है जब उसकी बिलव्ड आकर के बग्गी में बैठी उसके बराबर में, और थोड़ी देर के लिए उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया, बस उसकी सांस निकल गई। कहता है कि अब मैं क्या तुलना करूं इसकी, ताकि हुश इफ़ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड, काश आपने कोई ऐसा बादल का टुकड़ा देखा होता, पश्चिम के आसमान पर बादल का टुकड़ा, ऑल बिलोवी बॉजम्ड ओवरबोर्ड, वो ऐसा बादल जो पानी से भरा हुआ है, बरसने के लिए बिल्कुल आतुर है। बिलोवी बॉजम्ड एंड ओवरबोर्ड, अपने वजन से झुका जा रहा है वो बादल, किसी भी पल वो बरस सकता है। ऐसा काला बादल अगर आपने आसमान पर देखा होता तो आप इस सीन की तुलना कर सकते। उस बादल के चारों तरफ से बाई मैनी बेनेडिक्शन सन्स एंड मून्स एंड इवनिंग स्टार्स एट वंस, और वो बादल का टुकड़ा सूरज के ठीक आगे आकर के चमकने लग जाए, उसके चारों तरफ सूरज, चांद और इवनिंग स्टार्स एक साथ जगमगाने लग जाएं। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट कॉन्शियस ग्रू योर पैशंस ड्यू, और आप उस पल में, उस पल को जी रहे हो, यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, तुम जिंदगी से जो कुछ हासिल कर सकते थे वो सब तुम्हें उस समय मिल रहा हो। कॉन्शियस ड्यू योर पैशंस ड्यू, और उस समय आपके अंदर चेतना आने लगी, आपके पैशंस, आपकी इच्छाएं जागने लगे। क्लाउड सनसेट मूनराइज स्टार शाइन टू, और उसी समय यहाँ पर बादल, बिजली, बारिश, तूफान, सितारों की रोशनी, हर चीज़ आपके लिए बरसने लगे। डाउन ऑन यू, आपके ऊपर बरसने लगे। नियर एंड येट मोर नियर, आपके नज़दीक, बिल्कुल करीब, इतने करीब आ जाए। फ्लैश मस्ट फेस फॉर हेवन वॉज हियर, फ्लैश मस्ट फेड है यहाँ पर, जब तक कि आपके बीच की दूरी पिघल करके बिल्कुल एक ना हो जाए। फ्लैश का मतलब यहाँ शरीर से है, दो जिस्म जो है पिघल करके जब तक एक ना हो जाए। फ्लैश मस्ट फेस फॉर हेवन वॉज हियर, तो उसी एक पल में आप समझिए कि स्वर्ग यही है, इसी धरती पर जन्नत है। डज लीन लेंट शी एंड लिंगर्ड जॉय एंड फियर, इस तरह से वो थोड़ा सा झुकी, कंधे पर सर रखा, और उसी एक पल में जॉय एंड फियर, खुशी और डर दोनों के दोनों मेरे मन में समा गए। डज ले शी ए मोमेंट एट माई ब्रेस्ट ऑन माई ब्रेस्ट, इस तरह से उसने थोड़ी देर के लिए मेरा अपना सर छाती, मेरे छाती पर रख दिया। कितना उसके मन में जो है तूफान उठा, उसने इतने शब्दों में उसका बयान कर दिया। तीसरा जो स्टैंजा था ये भी इसका एक बेस्ट स्टैंजा माना जाता है। अब चौथे में देखिए क्या कहता है। Then we began ride by soul, smooth itself out a long time scroll, freshening and flirting in the wind, past hope already lay behind. इस तरह से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। Then we began to ride, अब हमने अपना सफ़र शुरू किया। My soul smooths itself out, और मेरी आत्मा ने जैसे लंबे सफ़र के बाद पाँव रिलैक्स पर पसार दिए हों, अपने पाँव रिलैक्स कर लिए हों, मेरी आत्मा शांति की ओर बढ़ने लगी है। लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल, और बहुत समय से जो पीड़ा में चल रही थी, लॉन्ग क्रैम्प्ड, दर्द दर्द महसूस कर रही थी, ऐसी जो सोल है, फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, इस समय वो बिल्कुल ताज़ी हवा में फ्रेश महसूस कर रही थी, फ्लटर कर रही थी, यानी फड़फड़ा रही थी। इन द विंड पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सारी दुनिया पीछे छूटती जा रही थी। तो पीछे कौन कौन छूटता जा रहा था? पास्ट होप्स, जो पिछली उम्मीदें थी मेरी, अब वो सब के सब पीछे छूटती चली जा रही थी। अब मुझे इस जीवन से और कुछ नहीं चाहिए था।
बट नीड टू स्ट्राइव विद अ लाइफ ऑफ फ्री। अगर ज़िंदगी ऐसी हो तो इस ऐसी ज़िंदगी से ज़्यादा आदमी और क्या चाहेगा। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस। काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने ये किया होता। अब ये सारी बातें बेकार हैं। हैड आई सेड दैट, अगर मैंने ऐसा कहा होता। हैड आई डन दिस, अगर मैंने ऐसा किया होता। सो माइट आई गेन, तो फिर मुझे ये फ़ायदा होता। सो माइट आई मिस, या फिर मैं ये नुकसान में रहता। ये सारी बातें अब बेकार हो गई। माइट शी हैव लव्ड मी जस्ट एज वेल, शायद वो मुझे पहले से ज़्यादा चाहती, ऐसा भी तो हो सकता था। एंड जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, उतना ही ये भी संभावना थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती। हु कैन टेल, कौन कह सकता है, किसे पता कि अगर मैं ऐसा करता, ऐसा कहता तो उसका क्या नतीजा निकलता। आज हम नहीं जानते इस बात को। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफेल, और अगर अच्छा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो सबसे बुरे से बुरा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता मेरे किसी कदम से, तो आज मैं कहाँ होता। इसीलिए वो अपने आप से इस बात को लेकर खुश है कि उसने जो किया वो बेहतर किया, क्योंकि जो ये पल है उसका, वो बाकी सारी ज़िंदगी पर भारी है। अगर आज वो इस जगह है तो सिर्फ इसलिए कि उसने प्रेजेंट मोमेंट को जिया है। वट हैड आई बीन नाउ विद द वर्स्ट बिफेल, अगर सबसे बुरा मेरे साथ होता तो अभी मैं कहाँ होता। लेकिन देखो, एंड शी, एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, देखो यहाँ वो और मैं, यहाँ पर हम सफ़र कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि देखा जाए तो ज़िंदगी में उसने असफलता प्राप्त की है। देखा जाए तो वो अपनी असफलता का जश्न मना रहा है। वो स्वीकार करता है कि वो असफल हुआ, लेकिन असफलता में भी एक स्वाद है, बशर्ते कि उसको जीना आ जाए। कहता है कि फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, उसे मालूम है कि वो फेल हुआ है, लेकिन अब वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कहता है कि अगर मैं असफल हुआ हूँ तो क्या दुनिया में अकेला मैं ही हूँ जो आज तक फेल हुआ हूँ। फेल आई अलोन, मैं ही अकेला था। इन वर्ड्स एंड डीड्स, जो अपने शब्दों में या अपने कार्यों में पराजित हुआ। वाई ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, क्यों हर आदमी कोशिश करता है लेकिन सफलता किस किस को मिलती है, हर किसी को तो नहीं मिलती। वी रोड, लेकिन मेरा इनाम देखिए कि हम तो आज यहाँ राइडिंग कर रहे हैं। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, ऐसा लगता है जैसे मानो मेरी आत्मा हवा में उड़ रही है, आनंद प्राप्त कर रही है। सौ अदर रीजन सिटीज़ न्यू, और मेरी आत्मा इस समय धरती पर नहीं आसमान में सफ़र कर रही है। सौ अदर रीजन्स, दुनिया भर के देशों को देख रही है ऊपर से। सिटीज़ न्यू, नई नई शहरों को खोज रही है। नए नए प्रकार के आनंद मुझे प्राप्त हो रहे हैं। एज द वर्ल्ड रश्ड बाई आइदर साइड, जैसे जैसे ये संसार दोनों किनारों से पीछे की तरफ को भाग रहा है, ऐसे ऐसे मैं, ऐसा लग रहा है मानो नई दुनिया में पहुंचता जा रहा हूँ। आई थॉट ऑल लेबर येट नो लेस बेयर अप बीनीथ द अनसक्सेस, मैंने सोचा, मैंने पाया, और जो मैंने कोशिश की उसका मुझे जो परिणाम मिला है वो किसी भी दूसरी सफलता से कम नहीं है। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, पूरे दिन की मेहनत करने के बाद आप शाम के समय देखिए कि आपने जीवन दिन भर क्या कमाया। कॉन्ट्रास्ट, तुलना कीजिए। पेटी डन अनडन वास्ट, जो थोड़ा सा पेटी यानी कि थोड़ा सा डन आपने किया है, और द अनडन वास्ट, और बहुत सारा जो काम बिना किए हुए रह गया। दोनों की तुलना करने के बाद आप अगर इस बात पर नाराज़ होते हैं, दुखी मनाते हैं कि मेरा इतना काम छूट गया, अनडन वास्ट, फिर आप निराशावादी हैं। कहते हैं कि जरा सा थोड़ा सा काम जो आपके द्वारा हुआ है उसे देखिए, खुश होइए कि कल आप इसको और बढ़ाएंगे, कल आप इसको और बढ़ाएंगे। तो पेटी डन, जो आपने किया उसको देख करके खुश होइए, जो हाथ में नहीं आया उसे देख करके दुखी क्यों होना। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद देयर होपफुल पास्ट, अपने इस वर्तमान को अपने बीते हुए अतीत की उम्मीदों से जोड़ करके देखिए। आई होप शी वुड लव मी, हियर वी राइट, मैंने चाहा था कि वो मुझसे प्रेम करती, लेकिन चलो ये ना सही, पर कम से कम आज इस एक पल में हम दोनों एक साथ तो हैं। यहाँ पर लाकर उसने अपनी पोइम को एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न दिया है। आगे के जितने भी स्टेंजा है उसमें वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो 6th स्टेंजा, 7th स्टेंजा, 8th स्टेंजा में वो ये बताता है कि वो किस तरह से एक कलाकार से बेहतर है, किस तरह से वो एक पोएट से बेहतर है, किस तरह से वो एक मूर्तिकार से बेहतर है, कि अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लुटाने के बावजूद इन लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया। और वो कहता है कि मैंने जो हासिल किया वो इन सब से बेहतर है।
और इसलिए वो अपने इस एक पल की खुशी को किसी दूसरे के साथ अदल बदल करने के लिए तैयार नहीं है। उसने राजाओं की जीत को अपनी इस छोटी सी जीत से छोटा बताया है। तर्क के माध्यम से उसने चीज़ें साबित की है। आखिरी जो स्टेंजा है देखिए, उसमें वो कहता है, एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग। मैंने इतनी बात कह दी लेकिन उसने पूरे समय तक एक शब्द भी नहीं कहा। व्हाट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होगा अगर हमारा जो स्वर्ग है, ईश्वर है, वो भी इसी लड़की की तरह इतना ही जिद्दी और इतना ही खूबसूरत हो। ऐसा स्वर्ग लेकर भी हम क्या करेंगे। एट लाइफ्स बेस्ट विद आवर आईज अपटर्न, विदर्स लाइफ्स फ्लावर फर्स्ट डिसन। हम जब आंखें उठाकर ऊपर देखते हैं, दुनिया क्यों पैदा हुई है, इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, वो संसार स्वर्ग कैसा है जिसकी हम कामना करते हैं, मरने के बाद जिस स्वर्ग की कामना, अगर वो स्वर्ग भी इतना ही खूबसूरत लेकिन इतना ही जिद्दी, इतना फेयर एंड इतना स्ट्रॉन्ग निकले, फिर एट लाइफ्स बेस्ट विद आईज अपटर्न, हम जीवन की सबसे अच्छी घड़ी में अपनी आंखें ऊपर उठा करके उस स्वर्ग की कामना करते हैं जहाँ पर विद लाइफ्स फ्लावर इट्स फर्स्ट डिसन, जहाँ जिंदगी का फूल पहली बार खिला था। वी फिक्स्ड सो एवर शुड सो अबाइड, और हम उस इच्छा की कामना करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, तो क्या हम उसी से बंधे रहें। वट इफ वी शेल राइड V2, वट इफ वी स्टिल राइड ऑन V2। काश ऐसा हो कि हम ये सफ़र कभी ख़त्म न करें, हम चलते रहें, मंजिल कभी न मिले। विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, ज़िंदगी इसी तरह से हर दिन बीतती जाए लेकिन हर दिन जवान हो, हर दिन नई हो। फॉर एवर ओल्ड एंड येट न्यू, हर दिन बीतता जाए लेकिन हर दिन एक नया दिन हो। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, हमारा जीवन अपने स्वरूप को न बदले लेकिन अपने आकार को बदले। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, और उसी एक पल को, इंस्टेंट को हम, इस एक पल को हम इटर्निटी, अनंत कालों में बदल सकें। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी, और उसी स्वर्ग ने, उसी किस्मत ने जिसने मुझे इन चीज़ों से महरूम रखा था, उसी ने देखिए आज मुझे और उसे मिला दिया है, भले एक पल के लिए सही, कि कम से कम मैं उस स्वर्ग को, किस्मत लिखने वाले उस ऊपर वाले को चिढ़ा सकता हूँ कि तूने मेरी किस्मत में देख क्या लिखा था, और देख मैं इस एक पल में तुझे भी नकारता हूँ। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी, हेवन ने भी इस चीज़ को अब देख लिया है कि वो और मैं राइड टुगेदर फॉर एवर राइड, कम से कम इस एक पल में मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हूँ। ये पल भले आज बीत जाए, अभी बीत जाए, लेकिन मेरा ये एक पल उस ऊपर वाले की इटर्निटी पर भी, अनंत काल पर भी भारी पड़ता है। इस तरह से उसने इस पोएम को जिस जिंदा दिली से लिखा है, जिस ऑप्टिमिज्म के साथ लिखा है, इसी ऑप्टिमिज्म के लिए जाना जाता है। ब्राउनिंग का जो राइटिंग स्टाइल है, आपको क्रिटिकल एनालिसिस इस पोएम का तैयार करना है, तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये बताएंगे कि द लास्ट राइड टुगेदर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट शो ब्राउनिंग एट हिज बेस्ट इन द हैंडिंग ऑफ दिस पोएटिक फॉर्म। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, और इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोएम में प्रूफ करके दिखाया है। फिर आप इसका जिस्ट लिखेंगे, समरी बताएंगे कि इस पोएम में क्या क्या था, क्या उसके विचार थे, और इसके बाद स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन की बात आती है कि लिखने वाले का स्टाइल कैसा है, उसकी शैली कैसी है। वर्सिफिकेशन का मतलब होता है उसने किस तरह के वर्सेस का, किस तरह के छंदों का इस्तेमाल किया है। इसमें आपको बेसिकली क्या बताना है कि ब्राउनिंग स्टाइल इज अ पिक्टोरियल स्टाइल, हमारे आंखों के सामने बिल्कुल चित्र उपस्थित कर देता है। पिक्टोरियल स्टाइल के लिए वो जाना जाता है। उसकी इमेजरी, सिमिलीज, मेटाफर्स, जो उसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, बिंब जो प्रस्तुत किए हैं, वो सारे के सारे सजीव वर्णन करते हैं। ही यूज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंग अलाउ, और सबसे बड़ी खासियत क्या है देखिए उसकी, कि वो कम से कम शब्दों का नंबर इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक अपनी बात कह देता है। ऑफन ही यूजेस डबल और इवनिंग ट्रिपल राइम टू क्रिएट ग्रोटेस्क इफेक्ट। अब वो, हम तो एक ही राइम की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी शब्दों में, अपनी कविताओं में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल राइम्स का इस्तेमाल करता है देखिए, और इस तरह से एक अजीबोगरीब ग्रोटेस्क इफेक्ट पैदा करता है। इन सब बातों के साथ हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टर इन आवर लैंग्वेज यूज ऑफ राइम। इंग्लिश भाषा में वो इस तरह से राइम का इस्तेमाल करने वाला, तुकबंदी का इस्तेमाल करने वाला ग्रेटेस्ट मास्टर माना जाता है। जिस चीज़ के लिए हम ब्राउनिंग को जानते हैं वो है उसका ऑप्टिमिज्म, आशावाद। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्टिमिज्म भी उसके क्रिटिकल एनालिसिस में लिखना है। उसकी कविताओं का सबसे बड़ा गुण क्या है,
आशावाद। ब्राउनिंग्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोबस्ट ऑप्टिमिज्म। जिंदगी चाहे कहीं के कहीं पहुंच जाए, जिंदगी जैसे बोलता हम झंड हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उसका ऑप्टिमिज्म खत्म नहीं होता। द यूनिवर्स एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द जॉय एंड गॉड। वो कहता है कि जो कुछ संसार में अच्छा बुरा जो भी है, ये ईश्वर का दिया उसका प्रतिरूप है। अच्छा है वो भी ईश्वर का रूप है, बुरा है वो भी ईश्वर का रूप है। उसका जो आशावाद है ईश्वर में, जो उसके अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, यही रॉबर्ट ब्राउनिंग को विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक बनाता है।